हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग पॉइंट। आई एम शिव श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 साइंस का क्लास 8 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस क्रॉप के प्लांट में होता है वो फिक्स होता है, और हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो और आज हम आगे का पढ़ेंगे। हमने ये एक्टिविटी भी पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इनके जो है इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर्स के बीच में और मैन्योर्स के बीच में। तो फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डीकम्पोजिशन के द्वारा आता है। अब इसमें क्या है कि जो फर्टिलाइज़र है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है और ऑर्गेनिक मतलब कि नेचुरल नहीं होता, और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डीकम्पोजिटिंग होता है ना, कैटल डंग मतलब कि गोबर, उससे। और फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री में बनता है और मैन्योर खेतों में बनाया जा सकता है। और जो फर्टिलाइज़र है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, बल्कि मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें रिच होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और जो मैन्योर है वो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और वो इन न्यूट्रिएंट में ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो एडवांटेज क्या है मैन्योर्स की? एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स: द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। अब जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छी कंसिडर की जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, मतलब कि मिट्टी जितना पहले पानी सोखती थी उसको बढ़ा देती है। जैसे कि ये मिट्टी है, तो हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला तो ये आधा लीटर पानी इसके अंदर चला गया और बाकी यहीं रह गया। अगर हम मैन्योर डाल देते हैं तो पूरा का पूरा 1 लीटर पानी मिट्टी सोख लेगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इट एक्सचेंज गैसेस बिकम इजी। ये सॉइल को पोरस मतलब कि उसमें ऐसे थोड़े से पोरस मतलब कि जैसे कि सॉइल बिल्कुल चिपकी नहीं रहती, थोड़ी दूर दूर हो जाती है उसके पार्टिकल्स। तो इससे कि जो गैसें होती है मतलब कि एयर होती है वो उसके अंदर से पास कर सकती है, और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी बढ़ा देती है। माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देती है। तो अब आता है इरिगेशन मतलब कि पौधों को पानी डालना। तो ऑल लिविंग बिगिन इन वाटर टू लिव। सभी को पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। अब जो पानी है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स बाय रूट्स। जो पानी है वो पौधों की जड़ों के द्वारा पौधों में पहुँचता है। अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, अब्जॉर्ब बाय रूट्स। जो सिर्फ वाटर यानी मिनरल और फर्टिलाइज़र भी रूट्स के द्वारा ही अब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। पौधों में जो होता है प्लांट्स में 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सीड होता है ना, सीड
वो जब मॉइस्चर हो जाता है तभी उगता है, वो बिना पानी के नहीं उग सकता। अब आपने आम का बीज कभी उगाया होगा, तो आम की गुठली को पहले पानी में भिगोना होता है, जिससे कि उसमें से पौधा निकलता है, तब हम उसे मिट्टी में डालते हैं, क्योंकि उसे मॉइस्चर की ज़रूरत है, वो सूखे में उग नहीं सकता। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो पानी में न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हुए हैं वो हर एक पौधे के पार्ट में चले जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब जो पानी है वो किससे बचाता है पौधों को? हॉट एयर करंट, गर्म हवा से, यानी लू से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब हम रोज़ पौधों को पानी देते हैं तभी तो पौधे उगते हैं। अगर हम पानी नहीं देंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, सूख जाएंगे ना पौधे। तो हमें रोज़ जड़ों उन्हें पानी देना होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब हमें एक रेगुलर इंटरवल मतलब कि एक निश्चित समय में पानी देना क्रॉप्स को इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन की डेफिनेशन है, बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि यहाँ पे पौधा उग रहा है, तो अगर हम इसको 2 दिन पानी देंगे तो ये मुरझा जाएगा, पर अगर हम इसे रोज़ पानी देंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो टाइम है मतलब कि जो समय है, हर क्रॉप का पानी का अलग अलग होता है। किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम पानी चाहिए होता है। जैसे कि चावल है, चावल को उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उनकी जड़ों में हमेशा पानी होना चाहिए, इसलिए वो बरसात में उगाए जाते हैं। पर अगर हम वही ले किसी और क्रॉप को, तो उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अब कुछ क्रॉप ऐसी भी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर उनकी जड़ों में, जैसे कि जो चाय होती है ना, चाय की पत्ती, उसके पौधे को पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पर उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पानी है तो हम देंगे तो जड़ों में तो पानी जाएगा ही, तो ऐसा कैसे सकता है? क्योंकि चाय की पत्ती ना यहाँ नहीं उगती। चाय जो होती है ना वो पहाड़ों पे उगती है। पहाड़ ऐसे होते हैं, वो उगती है असम की साइड। असम में ना बहुत बारिश होती है, दिन में 24 घंटे बारिश होती रहती है। अब यहाँ पे ऐसे उगाएंगे तो उसके ऊपर, अब यहाँ पे ऐसे पौधा उगाएंगे तो उसके ऊपर पानी भी गिरेगा और जड़ों में पानी रुकेगा भी नहीं, बहता चला जाएगा। तो इसलिए असम की साइड ही उगता है चाय। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए होता है। वाई इज सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। अब ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में पानी ज़्यादा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो इवेपोरेशन मतलब कि पानी भाप बन के उड़ जाता है पत्तियों से और वाटर से। I am very careful this year about watering the plant. Last summer my plant dried up and died. इसमें लिखा है कि मैं इस बार बहुत ही केयरफुल हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे प्लांट सूख गए थे और ख़त्म हो गए थे। इस बार मैं सही से पानी दे रहा हूँ। अब इरिगेशन के सोर्स क्या हैं? इरिगेशन मतलब पानी के, पानी कहाँ कहाँ से आता है? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड डैम्स, कैनल्स। अब क्या है? कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक हैं और नदियाँ हैं, तालाब हैं। अब यहाँ पे इरिगेशन के मेथड क्या है? पहले ट्रेडिशनल मेथड। अब पहले कुओं में पानी होता था, लेक्स में होता था, कैनल में होता था, और उनको ना खींचा जाता था, मतलब कि लाया जाता था अलग अलग मेथड से for taking to field. Cattle or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but
लेस एफिशिएंट। अब इसमें कैटल मतलब कि गाय और इंसान लगते थे, मतलब कि लेबर लगती थी, और ये मेथड सस्ते थे पर कम एफिशिएंट थे, मतलब कि पौधों को सही से पानी नहीं मिलता था। अब तो अब ये मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड, मोट मेथड है, इसे हम पुले सिस्टम भी कहते हैं, और एक है चेन पंप। तो अब हम पढ़ते हैं क्या है। और सिर्फ ये दो ही नहीं है, एक देख लीजिए, राहत सिस्टम भी है। राहत मतलब लीवर सिस्टम, इसके भी दो नाम हैं। अब कौन कौन सी चार हैं? मोट, चैन पंप, देखली एंड राहत। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity, and solar energy is used to this pump. When इस पानी को खींचने के लिए या तो हम डीजल भी यूज़ करते हैं अब, और बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी भी यूज़ करते हैं पंप को चलाने के लिए, पर पहले ये सब नहीं यूज़ करते थे लोग। अब मोड सिस्टम में क्या होता है? मोड सिस्टम में किसान जो है कुएं से पानी निकालता है इस पुले की मदद से, और खेत में एक ही जगह पे डालता जाता है, जिससे कि खेत में सारे में पानी चला जाता है। अब ये खेत है, किसान इस जगह पे पानी डाल रहा है, सब जगह जाता जाएगा, पर जो इस जगह डाल रहा है ये अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि किसान इस जगह पानी डाल रहा है तो इधर पानी ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, तो सब जगह इक्वल पानी नहीं आएगा। अब ये है चैन पंप सिस्टम। अब इसमें ये जो पहिया है ये घूमता रहता है, और ये घूमता रहता है तो ये बाल्टी नीचे आती रहती है, ऊपर आती रहती है। नीचे जो है ना, नीचे नीचे तालाब होता है, तालाब के ऊपर बनाते हैं जिससे कि ये तालाब से जाता है, और यहाँ पे एक नाली बनाते हैं जिससे खेत में पानी चला जाता है। और ये देख ली सिस्टम। अब इसमें पंप की तरह ये यहाँ पे इसे ऊपर लेते हैं तो ये बाल्टी नीचे चली जाती है, पानी ऊपर ले आती है, और फिर एक ही जगह पे पानी डालते हैं। और ये है राहत सिस्टम। अब इसमें भी ये सेम चीज़ है, किसकी तरह? चेन पंप की तरह, पर इसमें इस चक्के को, मतलब कि पानी के गोले को एक बैल के, एक बुलक के द्वारा घुमाया जा रहा है। यहाँ पे ये इसे घुमा रही है तो ये घूम रहा है, जिससे कि तालाब से पानी आ रहा है। अब आज के जो मॉडर्न मेथड है, मतलब कि आज जो यूज़ होते हैं वो है ये जो पानी है ना वो इकोनॉमली, मतलब कि ये जब जो मॉडर्न मेथड है वो ज़्यादा अच्छे मेथड हैं। अब पहला मेथड है स्प्रिंकलर मेथड। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे लैंड जो है प्लेन नहीं है और सफिशिएंट वाटर, मतलब कि पूरे जगह में इक्वल वाटर नहीं पहुँच पाता। Perpendicular pipe having rotating nozzles on the top are joined to main pipeline at regular interval। मतलब कि इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, ये पंप इसे खींच रही है, यहाँ से पानी ऐसे फुहारे लगे होते हैं, ये फुहारे ऐसे घूम के पानी देते रहते हैं पूरे खेत में, और ये हर जगह लगे रहते हैं। अब जब वाटर इन पाइपों में से जाता है तो हर जगह फ्लो होता है, हर जगह फ्लो होता है। ये देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है और सब जगह अच्छे से जा रहा है, इक्वली जा रहा है। अब ये पंप की मदद से जाता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग।
ये क्रॉप के ऊपर बारिश की तरह जाता है। यहाँ पे बारिश की तरह, जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे भी स्प्रिंकल हो रहा है ना वाटर, तो बारिश की तरह ही है। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crop। अब स्प्रिंकलर जो मेथड है वो लॉन्स के लिए, कॉफ़ी की प्लांट के लिए और बहुत पौधों के लिए यूज़फुल है। अब ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, so it is called drip system। It is the best technique for watering fruit plant, garden and trees। Water is not wasted at all। It is a boon in regions where availability of water is poor। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में भी एक पाइपलाइन जा रही होती है जो कि कुएं से आती है, कोई और सोर्स भी ले सकते हैं। अब ये जो पाइप है ना, ये जड़ों में जा रहा है डायरेक्ट, जैसे ये यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे इसमें एक छेद है जिससे कि एक बूंद पानी जड़ों में गिरता है, सीधा जड़ों में गिरता है, जिससे कि एक एक बूंद पानी जड़ों में गिरता है, जिससे कि पानी की वेस्टेज नहीं होती। और ये गार्डनों के लिए, पेड़ों के लिए और फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छा है। और जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट नहीं होता। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब कि जंगली पौधों से बचाव खेतों का। अब बचाते क्यों है जंगली पौधों को? अब जब यहाँ पे हमारी मेन क्रॉप ये उग रही है, अब इसके साइड में एक जंगली पौधा उग गया, जंगली पौधा उग जाता है, तब तो वो हमारी मेन क्रॉप से कंपटीशन करता है। मेन क्रॉप से कंपटीशन करेगा काय के लिए? पानी के लिए, खाने के लिए, सनलाइट के लिए, हर चीज़ के लिए कंपटीशन करेगा। तो हमारी क्रॉप अच्छी नहीं उगेगी, तो इसलिए हमें वीड को हटाना पड़ता है। Bujo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with wheat plants। अब भूजो और पहेली पास के खेत में गए और देखा कि वहाँ पे वीट की खेती हो रही है, मतलब गेहूँ की खेती हो रही है, और गेहूँ के साथ ही कुछ अलग प्लांट्स भी उग रहे हैं। हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये जो दूसरे प्लांट हैं, पौधे हैं, वो किसी ज़रूरत की वजह से या किसी ने कुछ रीज़न की वजह से लगाए हैं, या फिर ये अपने आप ही क्रॉप में उग गए हैं जो कि वेस्ट हैं? क्योंकि वीड्स को तो बस एक अपना चाहिए होता है कि वो वहाँ पे उग सके, एक फर्टाइल ज़मीन। और दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब ये अनयूजफुल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीड्स को हटाना ही वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कंपटीशन करता है हमारी मेन क्रॉप से, जैसे वीट की क्रॉप से, किसके लिए? जगह के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए और सनलाइट के लिए। तो ये हमारी क्रॉप पे अफेक्ट करता है, उसे अच्छे से उगने देता। और जो कुछ वीड हैं वो वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और कुछ तो जो है हानिकारक, मतलब कि जहरीले भी होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल के लिए। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो कई तरीके अपनाते हैं वीड को हटाने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। अब सॉइल को टिल करने के पहले, मतलब कि टिलिंग करने के पहले, सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब इससे ही अपरूट हो जाता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे सॉइल की टिलिंग कर रहे हैं, ये नीचे तक आ रहा है, अब यहाँ पे कोई जड़ होगी तो ये उसे भी ऊपर ले आता है, जिससे कि वो पौधा ख़राब हो जाता है, वीड खराब हो जाता है, जिससे कि हेल्प मिलती है फार्मर को। विच इज़ मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। और फिर वो जड़ सूख जाती है और मिट्टी के साथ मिल जाती है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल द इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड।
अब सबसे बढ़िया टाइम क्या है रिमूव को हटाने का, वो है जब उसके फ्लावर उग रहे हो, फ्लावर उगने से पहले, फ्लावर बीज, क्योंकि जैसे वीड है अब इसका फ्लावर उग गया और बीज भी आ गए, तो अगर हम इसको उखाड़ेंगे तो एक दो बीज नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पे एक और वीड उग जाएगा। और अगर हमने इसे इसका फ्लावर आने से पहले ही हटा दिया तो इसको फ्लावर आएगा ही नहीं और बीज भी नहीं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स। सीड ड्रिल से भी हम इसे हटा सकते हैं और खुरपी से भी हम इसे हटा सकते हैं। वीड जो है वो वीडिसाइड से भी हटाते हैं। वीडिसाइड क्या होता है, ये वीडिसाइड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। अब जो वीड है ये एक केमिकल होता है, उसे डालते हैं जिससे कि वीड मर जाते हैं, उसे वीडिसाइड बोलते हैं उस केमिकल। लाइक 2,4-D एक केमिकल का नाम है। ये वीड्स पे स्प्रे करे जाते हैं जिससे कि जो वीड है वो किल हो जाते हैं और क्रॉप को डैमेज भी नहीं करते। और ये जो वीडिसाइड है ना वो पानी के साथ डाल दिए जाते हैं एक रिक्वायर्ड अमाउंट में और स्प्रे कर दिए जाते हैं विद द स्प्रेयर। डू वीडिसाइड एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। अब जो वीड है, वीडिसाइड से जो केमिकल है वो तो जहरीला है, तो क्या वो उसे जो स्प्रे कर रहा है वीडिसाइड को उसे भी हार्म करेगा। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स। ऐसा पहले बता दिए कि जो वीडिसाइड है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग, मतलब कि वीड के फ्लावर उगने से पहले ही स्प्रे करा जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। अब जो स्प्रे कर रहा है वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा वीडिसाइड, क्योंकि वो केमिकल है, हार्मफुल है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो जो फार्मर है ना वो इस केमिकल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत ही प्रोटेक्शन से वो ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ। अब वो अपना मुंह और नाक कवर कर लेते हैं इन वीड को डालते में। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कि क्रॉप जैसे उग रही है, यहाँ तक उग गई, अब हम इसे काट लेते हैं, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रॉप द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर हम फसल को काटेंगे ही नहीं तो उसमें से अनाज कहाँ से आएगा और फिर हम खाएंगे। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पौधे को काटना जब वो पूरी तरह उग जाए, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, या तो क्रॉप खींच ले आती है या काट दी जाती है ग्राउंड के पास से। जैसे क्रॉप उग गई, ये ज़मीन है, बिल्कुल यहाँ से काट देंगे। इट विल टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ये 3 से 4 महीने लेता है एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। Harvesting is our country's either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seed need to be separated. अब हमारे कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो या तो हाथ से की जाती है, सिकल से की जाती है, और कहीं कहीं मशीन से भी की जाती है, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ये हार्वेस्टर होता है और एक थ्रेशर भी होता है, आगे बताएंगे। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब ये क्रॉप है, इसमें कुछ दाने भी हैं यूँ, अब उनको ना हटाना होता है चाफ से। चाफ क्या होता है, चाफ जो ये जैसे ग्रेन है, ये ग्रेन हमारे काम का है, बाकी जो होता है वो चाफ होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ग्रेन को चाफ से हटाने को थ्रेशिंग कहते हैं।
This carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. अब ये भी एक मशीन के द्वारा किया जाता है. अब एक मशीन आती है जिसे हम कंबाइन कहते हैं. वो क्या करती है, वो फसल को काटती भी है और उसमें से ग्रेन को भी सेपरेट कर देती है. अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमने इतनी क्रॉप काटी थी तो बाकी तो फील्ड में रह गया, जो फार्मर जला देते हैं. अब पहली जो है वरीड हो गया, मतलब कि टेंशन हो गई कि ये पोल्यूशन को कॉज करेगा जलाएंगे तो अगर क्रॉप ने आग पकड़ ली तो क्रॉप भी जल सकती है. तो क्या करते हैं, फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ क्रॉप एंड चाफ बाय विनोइंग. अब देखो, फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रोन एंड चाफ बाय विनोइंग. अब इससे जो चाफ है और चाफ और ग्रेन को ना अलग अलग करते हैं और इसी प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं. मतलब कि दाना इसके साथ कुछ और भी आ जाता है जिससे उसे अलग कर देते हैं. आपने 6th क्लास में पढ़ा था. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. अब कुछ फेस्टिवल आते हैं हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए होते हैं. 4-5 महीने बाद जब फार्मर बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो वो हार्वेस्ट करते हैं, तो उसे गोल्डन फील्ड कहते हैं ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. मतलब कि जब क्रॉप पूरी उग जाती है ना तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है, तो उसे गोल्डन फील्ड कहते हैं. फील द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय. अब फार्मर जो है खुश हो जाता है और उसने बहुत ही मेहनत करी होती है और उगाई होती है, खेत को सींचा होता है, पानी डाला होता है, वीड को हटाया होता है और बहुत सारे काम होते हैं अब वो करके फसल उग जाती है तो वो उसको रिलैक्स मिलता है और वो इंजॉय भी करता है. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब इससे फार्मर को बहुत खुशी मिलती है और जैसे सेलिब्रेट भी होता है फेस्टिवल के द्वारा. जैसे कि फेस्टिवल होते हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू. ये सारे फेस्टिवल कब होते हैं, क्रॉप को कटने पे. अब फूड को स्टोर कैसे करा जाता है. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अब हमने ग्रेन भी, आटा भी, मतलब कि गेहूँ भी काट लिया, हमारे पास गेहूँ आ गया, अब उसको रखना भी तो है. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम. अगर एक दिन में सारा गेहूँ तो बिक जाएगा तो लंबे समय लगेगा उसे. अब उसे सेफ रखना होगा क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर लग गया, इंसेक्ट लग गए, चूहे आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो उसे ख़राब कर देंगे. और जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है वो मोर मतलब कि मॉइस्चर भी होता है क्योंकि भी पानी से आता है, 90% तो उसमें पानी होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म. अगर गेहूँ को डायरेक्ट निकाल के स्टोर कर दिया जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है. स्टोर करने से पहले ना उसे फील्ड में फैला देते हैं धूप में ताकि उसका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए. ठीक है, अब इसमें है बस इतना ही है. अब आपका चैप्टर अभी भी 2 पेज का ही बचा है. अब इसमें है एनिमल्स के बारे में. अब खाना सिर्फ प्लांट से तो आता नहीं है, एनिमल से भी आता है. जैसे कि दूध भी एनिमल से ही आता है, अंडे भी एनिमल से ही आते हैं. अब ये जो बड़े बड़े ड्राम देख रहे हैं ना, इसे सिलोस कहते हैं. इसमें खाने को रखा जाता है. अब देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल, खाने जो एनिमल से भी आते हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है स्टोरेज ऑफ फूड का. फार्मर स्टोर grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grain is done by in silos and granaries. अब जो फार्मर है वो ने जूट के कट्टों में रख के ऐसे घर से
रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, या फिर उन्हें सिलॉस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं सिलॉस में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। अब उन्हें रैट से, चूहों से और दूसरे इंसेक्ट से बचाने के लिए। ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। अब सूखी नीम की पत्तियां जो है वो घर में फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन्हें चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए से बचाने के लिए भी क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अब ये देखिए आपको यहाँ पे टेबल भी कंप्लीट करना। अब यहाँ पे फूड क्या है, मिल्क इन सब से आता है, काउ से आता है, बफेलो से आता है, शीप से आता है, गोट से आता है, या फिर कैमल से आता है, शी कैमल से आता है। एक शी गोट और शी कैमल अलग प्रजाति है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग, जो कि आता है हैन से, और यहाँ उसके नीचे आप लिख सकते हैं मीट, जो कि आती है गोट से, और उसके नीचे भी आप लिख सकते हैं चिकन, जो कि आता है हैन से। After completing this table, you must have seen that like plants, animal also provide with us different kind of food. अब इस टेबल को पूरा करने के बाद आपने देखा कि जो खाना है हमें सिर्फ प्लांट से नहीं मिलता, एनिमल से भी मिलता है। कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के पास वाले जो एरिया है वो फिश ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि कोलकाता, बंगाल, इन सब में फिश मतलब कि चावल और मच्छी ज़्यादा खाते हैं लोग। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे कि जो प्लांट से फूड ऑब्टेन होता है, पर हमने अभी अभी देखा कि we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. अब अभी हमने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन, सीड को सेलेक्ट करना, फिर उसे बोना। अब ऐसे ही जो एनिमल से हमें फूड मिलता है उसके लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। उन्हें फार्म में रखना होता है एनिमल्स को, और उन्हें एनिमल्स को फूड देना होता है, हमें घर देना होता है, उनकी प्रॉपर केयर करनी होती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अब इसी को हम लार्ज स्केल में करते हैं तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब कि when we rear animals at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care is called animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन है। अब जो फिश है वो हमारे लिए हेल्थ में के लिए गुड है, अच्छी है, उससे कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स ही हैं। तो अब यार हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। तो ये चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा कि क्रॉप को कैसे उगाते हैं, उसके क्या क्या औजार लगते हैं और किसान को क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। तो अब आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।